तो बोलता है वहीं तुम लोग फेल हो जाओगे। ये ब्रिगेड लाइफ टाइम चलना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी का मैं बहुत आदर करता हूं, लेकिन नरेंद्र मोदी जी भी अगर अपने मोदीत्व से हट जाते हैं तो वो नरेंद्र मोदी नहीं है, और उनको भी अपने पोजीशन से हटना पड़ेगा। तो मैं चाहता हूं कि हम मोदी को समझे, मोदी के आइडियोलॉजी को समझे, मोदीत्व को समझे, उसके अंदर हम अपने आप को ढालें और देखें कि क्या मेरी जो रिक्वायरमेंट है। मैं कंफर्ट जोन में बहुत खुश हूं। समझो आज एक कॉर्पोरेट में काम करने वाला व्यक्ति या कोई होता है अपने कंफर्ट जोन में बहुत खुश होता है, लेकिन ग्रेजुअली जो अपने देश की दुर्गति हो रही है ये अभी रियलाइज नहीं होता है, लेकिन जब भी एक्चुअली में वो दुर्गति होगी तभी हम लोग को जब भी रियलाइज होगा, तब मेरे दोस्तों बहुत 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 देर हो चुकी होंगी। इसलिए मैं आप सबसे विनंती करता हूं कि हम लोग अपना, क्योंकि हम लोग भी सब जॉब ओरिएंटेड या बिजनेस ओरिएंटेड लोग हैं, हमारे पास भी कोई ऐसा एक्स्ट्रा टाइम नहीं है, लेकिन फिर भी आज हम लोग इस मंच पे खड़े हैं पिछले 1-1.5 महीने की मेहनत के बाद, तो हमने कुछ एक्स्ट्रा अपनी तरफ से नहीं दिया है। मैं कोई अपनी प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो भी थोड़ा बहुत हमको एक्स्ट्रा टाइम मिला उसका हम लोग ने यूटिलाइज किया, तो आज हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। तो जैसे स्नोबॉल इफेक्ट होता है कि ऊपर से एक स्नोबॉल फेंको तो कितना बड़ा हो जाता है धीरे धीरे, तो ये स्नोबॉल इफेक्ट में मेरे साथ आप लोग जुड़ जाइए, हमारे साथ आप लोग जुड़ जाइए, और किसी भी तरह से हम इस देश का उत्थान करें, इस देश का प्रगति करें। इसके लिए हम आज शपथ लेते हैं। जैसा मनोज जी ने बहुत सही कहा कि आज हमें एक शपथ लेनी है कि मैं अपने साथ 1000 ब्रिगेडियर को जोड़ूंगा, और हूँ डेफिनेटली जोड़ीश। आज शपथ लिया आपने, हम लोग सब ये शपथ लेते हैं, ठीक है। तो मेरा ये वक्तव्य पूरा करने से पहले 1-2 स्लाइड्स बाकी वो मैं खत्म कर लेता हूँ, और फिर आई विल हैंड ओवर द माइक। सर नेक्स्ट स्लाइड। तो जैसे हमने कहा हाउ कैन यू हेल्प, तो ठीक है, तो हम लोग के पास इसकी भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ऑन द ग्राउंड कैंपेनिंग जो हम लोग करने वाले हैं, इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो मैंने वोटर आईडी के बारे में बोला, आज हम लोगों में से हमें बहुत सारे वॉलंटियर्स चाहिए जो अपना कीमती वक्त निकाल के हमारे लिए अपनी बिल्डिंग में, अपने एरिया में वोटर आईडी रजिस्ट्रेशन करवाएं। तो ऐसे प्लीज़ जो वॉलंटियर्स हैं, वो मैं चाहता हूँ कि सबके सब वॉलंटियर्स बने, लेकिन जो भी वॉलंटियर्स है पीछे हमारे वॉलंटियर्स से मिले और प्लीज़ अपना नाम रजिस्टर कराइए। दैट इज़ नंबर 1। ऑन द ग्राउंड कैंपेनिंग, हम दोस्तों को अक्सर मिलते रहते हैं, अनब शनब बातें करते रहते हैं, काफ़ी सारी बातें करते रहते हैं। तो एक बात हम लोग मुद्दे में ये भी डाल सकते हैं, बिना सरकार की जो गलतियों को निकाले आगे बढ़ने के लिए क्या करें, व्हाट इज द नेक्स्ट पॉइंट टू बी डिस्कस्ड। जो हो गया वो हो गया, जो हो रहा है वो हो रहा है, लेकिन अभी नेक्स्ट क्या करें। क्योंकि हम लोग जब भी 4 यार दोस्त मिलते हैं तो पॉलिटिक्स का टॉपिक निकलता ही है, और हम लोग सब लोग एक गाली देता है, दूसरा गाली देगा, सब 4 लोग गाली देके खड़े होकर निकल जाते हैं। लेकिन इस टाइम हम लोग गाली नहीं देंगे, कुछ और करेंगे कि हम लोग क्या कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग अब खुद मोटिवेट हो सकते हैं, लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं। ऑनलाइन कैंपेनिंग जैसे फेसबुक, ट्विटर, सोशल मीडिया जितना भी व्हाट्सएप वगैरह है, व्हाट्सएप पे बहुत सारे ग्रुप बने हुए हैं, उसमें हम लोग अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को, सबको हम लोग शरीक करें, अपने रिश्तेदारों को। इसके बाद हम लोग लिखा है कन्विंसिंग फ्रेंड्स वगैरह, जो हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। बाद में ऑफकोर्स गोइंग आउट एंड वोटिंग हुआ। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रख के और भी कई कैसे चीज़ें कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे सीनियर लोग मैं देख रहा हूँ बैठे, वो भी हमें आइडियाज़ दे और इसी ब्रिगेड को हम आगे बढ़ाएं। प्लीज़ नेक्स्ट स्लाइड। और सबसे महत्वपूर्ण, ये ब्रिगेड में ज्वाइन होने के लिए ये हम लोग एक डेटाबेस कलेक्ट कर रहे हैं। तो प्लीज़ ये नंबर नोट कर लीजिए, नंबर बाद में भी मैं दे सकता हूँ आपको। ये नंबर पे मिस कॉल मार दीजिए तो आप ब्रिगेड में ऑटोमेटिकली शामिल हो जाएंगे। जो भी अपडेट्स वगैरह है तो आपको SMS पे मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी मैं एक लास्ट 2 लाइन बोल के अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। उसके पहले मैं धन्यवाद देता हूँ आप लोगों को, आपने मेरे को बहुत शांति से सुना और बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक 2 लाइनें जो मुझे अपने जहन में आई तो वो ऐसी है कि इसमें किसी के लिए नेगेटिविटी नहीं है, पहले ही बोल देता हूँ। लेकिन पहरेदार बनाया था जिसे लूट लिया घर उन्होंने ही, पहरेदार बनाया था जिसे लूट लिया घर उन्होंने ही। समझ नहीं आता दोष मैं अपने नसीब को दूं या उनके हुनर को दूं, समझ नहीं आता दोष मैं अपने नसीब को दूं या उनके हुनर को दूं। मैं ये कहूँगा आज हम लोग दोष किसी को नहीं देते, दोष देते अपनी छोटी सी एक लापरवाही को। ये लापरवाही को हम वापस न दोहराएं, यही आपकी सबसे विनंती है। तो 2014 के इलेक्शन के लिए आप तैयार हो जाए, सही व्यक्ति चुने, सही व्यक्तित्व को चुने। जय हिंद, जय भारत। दिलीप भाई बहुत धन्यवाद। मैं कहीं आपको थोड़ा बोरिंग भी होता रहेगा, लेकिन हम कितना सहन करेंगे सर, हम बहुत सहन कर चुके हैं। थोड़ा सुनेंगे
हमारा थोड़ा टाइम इस चीज़ के लिए, देश के लिए देंगे तो भलाई हमारी होगी। हमारे बच्चे अच्छे रास्ते देखेंगे, अच्छा नेतृत्व देखेंगे और अच्छा भारत देखेंगे, श्रेष्ठ भारत। सो प्लीज़ थोड़ा सब्र को, जैसे आप लोग ने, हम किसमें इतने से कितने वोट करते हैं मुझे नहीं पता है, लेकिन हमने इतना सब्र रखा है, इतने 67 इयर्स, उसमें से 60 साल हमको कंपलसरी हम ये सहन करते आए हैं, एक रूल गुलामी, तो उसमें हमारा पेशेंस नहीं टूटा। तो सर आज तो प्लीज़ बरकरार रखिए। मैं अभी इनवाइट करना चाहूँगा जो हमारे बेंगलोर से खास आए हुए हैं सेकंड प्रवक्ता श्री तेजस्वी सूर्या जी। वो प्रोमिनेंट यूथ लीडर है, उनकी एज 22 साल के हैं, सिर्फ 22 साल के हैं, मगर 2008 में उन्होंने अराइज इंडिया नाम का यूथ ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट किया टू क्रिएट अवेयरनेस। उन्होंने अखिल भारतीय विद्यापीठ परिषद में भी बहुत ही जोरों से काम किया है। उन्होंने 40 दिन जन चेतना यात्रा अडवाणी जी की, उसमें भी काम किया है और उनकी स्पीच वगैरह में भी हेल्प करते थे। तो मैं तेजस्वी सूर्या जी को बोलूँगा कि प्लीज़ एनलाइटन करें। और एक चीज़ बोलना चाहूँगा, वो बेंगलोर से है, उनकी मातृभाषा कन्नड़ है, लेकिन वो इंग्लिश और हिंदी का कॉम्बिनेशन करके सुनेंगे। तो प्लीज़ पेशेंस से सुनिए और देश को आगे बढ़ाइए प्लीज़। नमः श्री यतिराजाय विवेकानंद सूरये सच्चित सुख स्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे सरस्वती नृत्य तो वाचने से। When I came here, a couple of my friends wrote an SMS to me and asked me, Tejasvi, you are speaking in English today to a crowd in Mumbai, and cities in my state of Karnataka and also villages, tier 2 cities, tier 3 cities, villages which see not more than 8 hours of power a day. Yet there is one feeling of oneness everywhere. There is one common undercurrent that I see everywhere. What is this undercurrent? You might be observing on national television Congress spokespersons coming on prime time and telling, "Arey yaar, Narendra Bhai Modi is just a regional leader. His influence does not go beyond the borders of Gujarat." But let me tell you what is that oneness that is going across this entire country. A group of young people come together in a small village called Jamkandi in the northernmost part of Karnataka. They come under this banner called Namo Brigade and they all take a pledge that this country needs a strong and decisive leadership. Therefore, we are going to bring Narendra Modi as the Prime Minister. A group of young people decide in Mumbai that this country needs a strong and decisive leader. We want this country to be we want this country to spearhead the new revolution in the 21st century. We are going to make Narendra Bhai Modi the Prime Minister. The Mumbai mein ye sabhi, this आवाज is coming from Mumbai. This is happening in Bhubaneswar. This is happening everywhere in this country. What is more interesting is that recently, 2-3 months ago, there was a very audacious leader in Hyderabad, Asaduddin Owaisi, who had told and challenged, "Aao Hyderabad dekhenge. Who is Modi? Let us see who is Modi. Come to Hyderabad."
Narendra Modi went to Hyderabad, where the Bharatiya Janata Party does not have strong presence in the grassroots. Trust me, there were more than 1.5 lakh people in the auditorium, and there were more than 2 lakh people waiting outside the auditorium to wait for Narendra Modi. A few months ago, my home state witnessed general elections for the assembly. Manmohan Singh and Sonia Gandhi had come down to Hubli to address a public rally. The Congress party's organizational apparatus had left no stone unturned to make that program a success. Every delegate attending the conference was paid 500 rupees per day. Biryanis were given, transport was organized, village say the local crew of the party tried their best to bring in people. People were paid, people were bribed to ask them to come and attend an event. Whereas in Hyderabad, people voluntarily paid 5 rupees to rehabilitate the victims of Uttarakhand and went to hear Narendra Modi. This is the magic that Narendra Modi is weaving in the country today. Friends, the past 10 years of this UPA government has done everything that had not to be done. And they have not done what actually had to be done in this country. As a result of which, the last 10 years of this government, the last 10 years that all of us faced in this country, have been the most cynical of the 10 years. There is cynicism everywhere. I have been traveling quite a lot in the last 2 months, and I don't see anybody happy in this country. I talk to the rickshaw driver. He tells me, I am not happy with this government. The student in the school, young boys and girls in colleges and universities, they say this government has cheated me in the past 10 years. Farmers complain that this government is not doing anything for us. Graduates who are passing out of colleges with certificates in their hand looking for a job, they are complaining that this country's government is not providing me enough jobs. Housewives in the house, they are complaining that if I have to buy a kg of onion, I have to go to my local bank to take a loan. What should have gone up is coming down. What should have gone down is going up. The economy is in a mess. The country's national security is in a disparate state. And nobody seems to be bothered about anything that is going on in this country. 65, 66 years ago, this country's leaders, the founding fathers of this country, they waged a war so that they could oust the Britishers out of this country. And to realize a larger dream, a dream of making India the greatest nation on earth. And they promised and also laid out a vision of how to ensure all of this, how to achieve this. Through the founding governing document of this country, the Constitution of India. One look at the preamble of this country will make it evident that all the stated goals in the preamble of this constitution, of this country's constitutions, of economic justice, social justice, political justice, none of this has been granted and none have been given in full measure to the people of this country. And who
to share the blame for this? Of the last 66 years of independent India, more than 60 years was ruled by one party, of which more than 55 years was ruled by one single family. Many a times my friends from abroad ask me, what sort of democracy is India? Is this a democracy in the true sense, or is it an oligarchy ruled by a family? More than 490 national schemes and institutions in this country are named by the Gandhi family. Starting from the Shauchalaya that you find on the road to the international airport to IIMs. And we are made to believe that this country is a democracy. And what has this family and what has this party done for this country in the past 65 years? 3 out of 10 Indians after 65 years of independence struggle to find 2 square meals every day. 3 out of 10 Indians. 65 years after independence, this country's destiny has been marred to satisfy the personal egos of this family. After 65 years of independence, 4 out of 10 people in this country, even to this day, are illiterates. More astounding statistics will shake us. I was reading and I was disheartened to find out that in 8 states of this country, there are more number of poor people in 8 states of India than in the poorest of 26 African nations put together. This is the achievement of the Congress party from the past 65 years. In 1942, Mahatma Gandhi gave us a call. The economic drain of the country, the intellectual drain of the country, the cultural drain of this country was because the British were ruling us. One point solution for all of this is quit India. The Britishers quit India. British Mukt Bharat. In 2013, Dr. Narendra Bhai Modi has diagnosed the root problem of all menace in this country and has given us a call, Congress Mukt Bharat Nirman. One look at the state of affairs in this country will turn any man who thinks reasonably, who feels strong emotions for this country, pale. In 2004, when Atal Bihari Vajpayee demitted office as the Prime Minister of this country, the value of the Indian rupee to a dollar was 45 rupees. 13 years of UPA's rule, 10 years of UPA's rule, and every single day you keep getting updates on your phone that the rupee is crashing by the hour. Somebody very interestingly told, when Manmohan Singh took over as the Prime Minister, India's rupee valued somewhat around Rahul Gandhi's age. After 10 years of his rule, the rupee has come down around Sonia Gandhi's age. Give him another term, give the Congress another term, for sure he'll bring down the value of the rupee to make out somewhat of his age. In the morning when I woke up and went out to the morning walk, the rupee value was different. By the time I could return and have breakfast, the rupee had crashed further. By lunchtime, the rupee had crashed further. My little sister asked me, is there a difference between the Sensex market coming up and down and the rupee value going up and down?
This is the kind of state for which the economy of this country has been brought. The past 10 years, the current account deficit of this country is a whopping $339 billion. All of us sitting here are carrying a heavy burden of this loan, the short-term loans that this country's government has taken in the past 10 years.